आज विनीता के घर उसे देखने वाले आ रहे थे और विनीता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि माँ ने उसे तभी टोका, बेटा आज तू घर पर ही रहे, तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं और तू थोड़ा ठीक ठाक से तैयार हो जाना, तब तक मैं दूसरे कामों को निपटा देती हूँ। विनीता, अरे माँ आप पहले बता देती, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, विनीता ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आज बस मेरी बात तू सुन ले, कल से घर पर रुकने के लिए नहीं कहूँगी। विनीता ने अपनी माँ की बात मानी और कॉलेज नहीं जाती है। दोपहर की 2 बजे लड़के वाले आते हैं विनीता को देखने के लिए। माँ भी बहुत ही उत्सुक थी, बहुत सारी तैयारियां करके बैठी थी। कुछ देर बैठने के बाद बात का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के के पिता ने विनीता के पिता से उनकी आय के विषय में पूछा, घर परिवार की स्थिति के विषय में पूछा। उन्होंने क्रम से सभी का उत्तर दिया। फिर उन्होंने विनीता को कहा, बेटा चाय लेकर आओ। विनीता आती और सभी को सम्मान पूर्वक चाय नाश्ता कराती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, लड़के के पिता बोले। बेटा तुमको कैसी लगी विनीता? लड़के ने सहमति पूर्वक संकेत किया। बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है? विनीता ने कहा, बीए तक। इतना सुनते ही लड़के के पिता गुस्से से लाल हो गए और कहा कि हमसे कुछ और कहा गया है। हमसे कहा गया है कि लड़की मिडिल पास है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लड़की से शादी करके अपना घर थोड़े ही बर्बाद करना है, हम ये शादी नहीं करेंगे। इतना कहते ही वो घर से बाहर निकल जाते। घर से 10 कदम दूर जाते ही उनकी गाड़ी किसी ट्रक की चपेट में आ जाती है और उसके बाद लड़के के माता पिता दुर्घटना की भेंट चढ़ जाते हैं और लड़का बाल बाल बच जाता है। विनीता सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई से इनका घर कैसे बर्बाद होता, इनकी सोच कितनी छोटी है। बेटा चाहे जितना पढ़े पर बहू कम पढ़ी चाहिए। अच्छा हुआ जो बात समय रहते समझ में आ गई, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता। विनीता की माँ आज कुछ चिंतित लग रही थी और अपने पति महेश से कह रही थी कि कैसे कैसे इंसान इस धरती पर हैं। पोशाक तो 21वीं शताब्दी की पहनता है और सोच 16वीं शताब्दी की रखता है। अब इंसान को जल्दी पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। महेश ने कहा, मेरा ऐसी बात नहीं है, सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती, शायद यह प्रभु का संकेत है, तभी हमारी अंगुलियों ऐसा निर्माण हुआ है। तुम खुद बताओ, तुम जितने लोगों से मिली हो सबका व्यवहार एक जैसा है? नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, पर फिर भी किसी का व्यवहार हम सिर्फ चेहरे से कैसे जान सकते हैं? हमारी 4 बेटियां हैं, उनके रूप और गुण दोनों में ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है, पर इनका अपना संसार कैसा होगा इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है। मैंने सोचा था कि इस साल विनीता की शादी हो जाती तो हमें थोड़ा सा संतोष मिलता। इतने में वहाँ विनीता पहुँचती है और कहती है कि आप क्यों चिंता करती हैं? आपकी बेटी में क्या कमी है? वो लोग अंधे थे, उन लोगों को मेरी कोई भी अच्छाई नहीं दिखी। देखना माँ, एक दिन आपकी इसी बेटी का हाथ कोई राजकुमार आकर मांगेगा, तब आप अपनी बेटी पर नाच करेंगी। एक माह के बाद उसके मामा जी और रिश्ता लेकर आते हैं। शहर के चौक में उसकी कपड़े की दुकान, लड़का देखने में ठीक ठाक है। मामा जी ने यह बात मीरा देवी से कही और कहा कि मीरा कहती तो मैं उससे आगे बात बढ़ाऊं। ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझे, आगे बात कीजिए। मामा जी दूसरे दिन कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं कि शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। कपड़े की दुकान पर लड़का और उसका पिता दोनों ही वहां रहते हैं। तभी वहां पर जो लड़का पहले देखने गया था वह आता है और कहता है कि आप उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। जब मैं देखने गया था तब मुझे पता चला कि वह बीए पास है। इतनी पढ़ी लड़की क्या मेरे बस रहती, और ना आप लोगों के बस रहेगी। और तो और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब कुछ दूर आने पर मेरे माँ पिताजी रोड दुर्घटना के भेंट चढ़ गए। ऐसी कुलच्छनी से कौन विवाह करेगा? जिस घर में जाएगी सब बर्बाद कर देगी। मामा जी बोले, सुनो बेटा, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले हो और कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी अंधविश्वास में यकीन करते हो?
पढ़ी लिखी लड़की एक साथ दो परिवार को मानसिक और सामाजिक दायरा बढ़ा देती है। उसमें सोचने समझने की ताकत होती है, विषम परिस्थिति में धनोपार्जन कर सकती है। तो यह बताओ कि महिलाओं की शिक्षा घर बर्बाद करने वाली कैसे हो गई, और तुम कहाँ तक पढ़े हो? और शिक्षा जब बर्बादी का कारण है तो तुम स्कूल क्यों गए? मुझे मेरी शिक्षित भांजी पर नाज है। मैंने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दी है और अपनी बेटियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। और जिस परिवार में महिलाओं की और उनकी शिक्षा की कद्र होगी, वहाँ पर मैं उस घर में अपनी बेटियों की शादी करूँगा। मामा जी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग स्तंभ हो जाते हैं और सभी उनके समर्थन में बोलते हैं कि कमाल बात कही आपने। अब उस लड़के को समझ में आ गया होगा। पर उसी समय वो लड़का सबसे नज़र बचाकर भाग खड़ा हुआ। दुकान पर बैठे पिता पुत्र दोनों ही मामा जी के आगे नतमस्तक हो गए और कहने लगे, हम आपकी भांजी से शादी करने को तैयार हैं, पर आपकी भांजी हमारे बेटे को पसंद करेगी तब, क्योंकि हमें भी तो बस दुकान देखना है, इसलिए हमारे बेटे ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। मामा जी ने कहा, बेटा कहाँ तक स्कूल गए हो? 10वीं तक। अच्छा हुआ तुमने सब बता दिया, नहीं तो मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता कि मैंने अपनी भांजी के साथ न्याय नहीं किया। मामा जी जब घर लौट कर आते हैं तो घर पर सभी लोग उपस्थित रहते हैं। मीरा, महेश, विनीता और उसके सभी भाई बहन। मामा जी सबके सामने दुकान वाला किस्सा कहते हैं और कहते हैं कि हम फिर बाल बाल बच गए। मीरा पूछती है कि कैसे? मामा जी कहते हैं कि वही जो नया रिश्ता विनीता लाया था, वही दुकान वाला लड़का था। सभी वहाँ हंसने लगते हैं। मामा जी कहते हैं कि क्या करें भाई, जिसकी बेटियां होती हैं वह हमेशा अच्छे घर वर की तलाश में रहता है ताकि उसकी बेटी का जीवन सुखमय हो सके। मीरा, तुम्हें याद है ना, तुम्हें लेकर भी पिताजी कितना परेशान थे जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे मीरा के हाथ पीले करना है। तो मैंने बहुत ही सोच समझकर महेश का नाम सुझाया था, क्योंकि मैं महेश को बचपन से जानता था और पिताजी ने भी महेश को पसंद कर लिया था। महेश भी मीरा को पाकर हमेशा से खुश है। महेश एक शिक्षक रहते हैं और मीरा एक गृहिणी। 5 बच्चे। उनकी आय परिवार के लिए ऊँट के मुंह जीरे की जैसी ही थी। उनके परिवार में शिक्षा का महत्व ज़्यादा था, जो कि हर मध्यवर्गीय में होता है। कुछ देर बाद मामा जी ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी, और वो चले जाते हैं। इधर महेश और मीरा को विनीता की चिंता सता रही थी। उन्हें एक सुंदर घर वर की तलाश थी। विनीता रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने कहा, बेटा संभल कर जाना और किसी से ज़्यादा बात मत करना। ठीक है माँ, कहती हुई कॉलेज का रास्ता पकड़ लेती है और सहेलियों के साथ पहुँच जाती है। कॉलेज में प्रोफेसर विनय उस पर कई दिनों से निगाहें लगाए बैठे हैं। वह किसी बहाने विनीता को अपने पास बुलाते हैं और इधर उधर की बिना मतलब की बातों में उलझाए रहते हैं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। विनीता उनके मकसद से अनजान रहती है, पर मन में यह जरूर सोचती है कि आखिर सर मेरे साथ इतना वक्त क्यों गुजार रहे हैं। एक दिन वह हिम्मत करके पूछ लेती है कि सर, आप मुझे बुलाकर मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं? मेरी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। प्रोफेसर विनय झट से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको आई लव यू कह देते हैं। विनीता शर्म से लाल हो जाती है और पसीने से भीग जाती है तथा वहाँ से भाग जाती है। यह सारा दृश्य उसकी सहेली सुषमा देख रही होती है। अरे विनीता, क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? विनीता घबराते हुए बोली, कल से मेरा कॉलेज आना बंद। पर क्यों? सुषमा बोली। इतना कहते ही वह दोनों कॉलेज कैंपस के बाहर आने लगी और वहाँ से रिक्शा लेकर अपने घर चली गई। घर जाने पर मीरा ने पूछा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। रात तो विनीता की इसी उधेड़ बुन में बीत गई कि सवेरे जब मैं कॉलेज के लिए तैयार नहीं होंगी तो फिर माँ से क्या कहूँगी और पिताजी से कैसे क्या कहूँगी। विनीता जब अपने समय पर नहीं उठी तो माँ ने आवाज़ लगाई, अरे विनीता, अभी तक नहीं उठी? सब भाई बहन अपने स्कूल जाने को तैयार हो गए। सबसे पहले उठने वाली आज इतने पीछे कैसे रह गई? माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना,
मेरी तबीयत खराब है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर हुआ क्या है। माँ इसी चक्कर में पड़ी थी कि सुषमा विनीता से मिलने घर आ जाती है। अरे यार विनीता, आजकल कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? सुषमा ने विनीता को लगभग झकझोरते हुए कहा। अरे यार छोड़ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा, तो महारानी क्या करेंगी? कुछ नहीं से मतलब मैं अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में कराना चाहती हूँ। पर क्यों? इस कॉलेज में क्या बुराई है? आज तक तो यह बात नहीं की, अब क्या हो गया? मीरा बोली। विनीता बेटा, जाओ तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और सुषमा बेटा, जाओ तुम रसोई में से हम सब के लिए चाय बना कर ले आओ। सुषमा सोच में पड़ गई, आखिर आज चाची जी को क्या हुआ जो मुझे चाय बनाने के लिए कह रही हैं? सुषमा जैसे ही रसोई में जाती है, पीछे से मीरा भी चली जाती है और सुषमा से कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। सुषमा सारा डिश बयां कर देती है और सुषमा इसके बाद अपने घर चली जाती है। शाम के वक्त जब महेश अपने घर आते हैं तो मीरा सारा किस्सा सुना देती है। पहले तो महेश आग बबूला होते हैं, पर बाद में मीरा के समझाने पर शांत हो जाते हैं। मीरा कहती है कि हमें तो अपनी बेटी की शादी करनी ही है। अगर विनीता को कोई पसंद कर रहा है तो और भी अच्छी बात है। लड़का प्रोफेसर है, एक मामूली क्लर्क से अगर शादी करनी पड़े तो दहेज भी इतना मांगते हैं कि हमारे बस की बात नहीं होती। आप ऐसा कीजिए कि कल आप उस लड़के से मिल लीजिए। महेश ने कहा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन महेश प्रोफेसर विनय के घर जाते हैं। विनय जब उनको देखता है तो पूछता है कि आप कौन? महेश अपना परिचय देते हैं तो वह खुश हो जाता है। विनय अपने घर में अकेले ही रहता है, उसका परिवार दूसरे शहर में रहता है। महेश का वह आदर सत्कार करता है। उसी समय महेश बड़े गंभीर स्वर में पूछते हैं कि क्या आप मेरी बेटी से प्रेम करते हैं? प्रोफेसर साहब, विनय ने सहमति का संकेत दिया। इससे महेश बहुत खुश होते हैं। अच्छा ये बताओ कि शादी भी करना चाहते हो? विनय बोला, हाँ तो ठीक है, अपने माता पिता को यह बात बता देना और जब उनकी सहमति हो उन्हें बुलाकर आगे बात बढ़ाई जाए। और इतना कहकर महेश अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन के बाद विनय के माता पिता आते हैं और विनय उनको सभी बातों से अवगत कराता है। यह सुनकर उनके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। पर विनय की माँ पूछती है कि लड़की कैसी है और दहेज में क्या दे रहे हैं? लड़की के पिता और वह क्या करते हैं? माँ, वह शिक्षक है और मुझे कुछ दहेज नहीं चाहिए, मैं खुद ही बहुत कमाता हूँ। माँ बोली, मेरी बहन तेरे लिए 10 लाख दिलवाने को तैयार है और तू है कि मुफ्त में लूटा जा रहा है। अगले दिन विनय और उसके माता पिता महेश के घर पहुँचते हैं। विनय के माता पिता विनीता और उसके परिवार से मिलते हैं और उससे शादी करने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और शादी की तारीख तय हो जाती है। विनीता और विनय की शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश हैं। विनीता अपने सुखी संसार की कल्पना दिल में लेकर नए जीवन में प्रवेश करती है। विनय विनीता कुछ दिन के बाद हनीमून की योजना बनाते हैं और गोवा जाते हैं, जहां वो एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों गोवा की मनोहर वादियों में खोए रहते हैं। उन्हें दूसरे काम की खबर नहीं है। इसके बाद दोनों अपने शहर आ जाते हैं। विनीता की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जब विनय कॉलेज जाने को तैयार होता है तो विनीता कहती है कि वह भी कल से कॉलेज जाएगी। विनय कहता है कि अब तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, अब तुम सिर्फ मुझे पढ़ो, मेरी हर ज़रूरत को समझो, मेरा ख्याल रखो, घर परिवार संभालो और पढ़ाई से नाता छोड़ो। अब तुम्हें सिर्फ मैं देखूंगा और कोई नहीं, इसलिए तुम अब पढ़ने नहीं जाओगी। विनीता को विनय की यह बात अच्छी नहीं लगी और सोचने लगी कि यह कैसा प्यार है जिस पर इतनी बंदिशें लगाई जा रही हैं। कल कहीं विनय यह ना कह दे कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, अपने माता पिता की नहीं, तो मैं क्या करूँगी। विनीता घर का सारा काम करके आराम कर रही थी। तभी विनय घर आता है और कहता है कि विनीता, मेरे लिए चाय नाश्ता ले आओ और नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े लेती आना। विनीता कुछ अलसाई सी कहा कि चलिए ना, बाहर का नाश्ता किया जाए, आज मेरा मन नहीं है। इस पर विनय ने कहा, महारानी जी, मैंने शादी बाहर का खाना खाने के लिए नहीं की, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। विनय, आप शादी के बाद बदल गए हैं,
क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। मैं पुरुष हूँ, बदलना मेरा काम नहीं। औरतें अपने पति के लिए बदलती हैं, सहती हैं और घर का काम काज करती हैं। आगे से ऐसी बातें मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। इतना सुनकर तो मानो विनीता का सिर घूमने लगा कि ये क्या हो गया, विनय का प्रेम कहाँ गया। अगर कमी होती तो विनय मुझसे कहते, या इतनी बेरुखी शादी के पहले दिखाई होती तो मैं विनय से कभी भी शादी नहीं करती। इस बेरुखी को सहते सहते आज 1 साल पूरे हो चुके थे। आज विनय की शादी की सालगिरह है। विनीता थोड़ी उत्साहित है कि शायद अपनी शादी की सालगिरह पर विनय उससे प्रेम का इजहार करे, पर निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिन के बाद विनय और विनीता सोए हुए थे, तभी विनीता को एक अलग तरह की खुशबू का एहसास होता है। विनीता कहती है कि विनय, तुम्हारी कमीज से लेडी सेंट की खुशबू कहाँ से आ रही है? विनय चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब मेरी जासूसी भी करने लगी हो। अपनी हद में रहो, मेरी जासूसी मत किया करो। तुम्हें रोटी कपड़ा और रहने को घर मिल रहा है ना, बस शांति से रहो। विनीता डर के मारे विनय से कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन के बाद मीरा और महेश बाजार जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। वो जैसे ही दुकान में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि विनय किसी लड़की के साथ उसी दुकान पर इश्क फरमा रहे होते हैं। यह देखकर महेश और मीरा हक्के बक्के हो जाते हैं और पूछ लेते हैं कि विनय बेटा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी के साथ हुई है। यह कौन है? यह अच्छी बात नहीं है। विनय कहता है कि मेरी शादी हुई है तो क्या करूं? आपकी बेटी के पल्ले से बंधा रहूं? मेरी मर्जी, मैं कमाता हूं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो सुनो विनय, इतना घमंड ठीक नहीं। यही बर्ताव तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमको यही सब करना था तो तुमने शादी ही क्यों की? यही कहते हुए महेश वहां से बिना खरीदारी के चल दिए। रास्ते में मीरा और महेश कह रहे थे कि मैं अभी जाकर अपनी बेटी को साथ में लेकर आता हूँ। अब मेरी बेटी वहाँ एक पल भी नहीं रहेगी। उधर घर जाकर विनय विनीता पर गुस्सा उतारता है। कहता है कि मेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसे रिश्तेदार मिले। विनीता बोली, क्या हुआ है विनय, क्यों इतने गुस्से में हो? तुम तो चुप ही रहो। क्यों? मुझे परेशान करने के लिए तुमने मुझे प्यार किया था, या अग्नि के 7 फेरों में यही कसम पंडित जी ने दिलाई थी, या तुमने अपने माता पिता से यही सीखा है कि पत्नी को कैसे रखा जाता है? इतना सुनते ही विनय का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और वह विनीता पर जैसे ही हाथ उठाता है, वहाँ महेश पहुँच जाते हैं और विनय का हाथ पकड़ लेते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं समझता था कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो, मेरी बेटी से प्रेम करते हो और उसे सम्मान दोगे, अपने रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाओगे। तुम तो एक शिक्षक रूप में जाहिल से ज़्यादा कुछ नहीं हो। मैं अपनी बेटी को अभी लेकर जा रहा हूँ और ये अभी याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महेश अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और विनीता अपने मायके रहने लगती है। मीरा कहती है कि यह वही विनय है ना जो तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रहना चाहता था? हाँ माँ, हम लोगों से गलती हुई है। हमें पहले इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी और अपनी भी कुछ शर्त रखनी चाहिए थी। मीरा अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है। उसे देखते ही फफक फफक कर रोने लगती है। महेश से कहती है कि हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को मिल रही है। जो फैसला हमको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए था, वह फैसला हमने बहुत ही जल्दी ले लिया। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पानी पियो छान कर और बेटी की शादी करो 7 पीढ़ी जानकर। हमने तो एक पीढ़ी की भी जानकारी अच्छे से इकट्ठी नहीं की और बेटी की शादी कर दी। माँ, मुझे आगे अपनी पढ़ाई करनी है और मैं विनय के पास कभी नहीं जाऊँगी। विनीता ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हम भी यही चाहते हैं। इतनी पढ़ाई तो जरूर करना जिससे विनय का घमंड चकनाचूर हो जाए। विनीता ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और उसके 2 महीने के बाद विनय अपने माता पिता के साथ विनीता के घर आता है कि रिश्तों का समझौता हो जाए। विनय के पिता कहते हैं कि विनय की यह पहली भूल है, आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए और सब कुछ भूलकर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने दीजिए। इस बात पर महेश कहते हैं कि नहीं नहीं, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, बस एक बार ही चढ़ती है। व्यक्ति का चरित्र एक बार ही परखा जाता है, बार बार नहीं।
मैं अपनी बेटी को फिर से उस शैतान के पास नहीं भेजूंगा। ऐसी बात सुनकर विनय के पिता अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तब मेरा बेटा आपकी बेटी को तलाक दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे यह भी मंजूर है। महेश भी कुछ उग्र रूप से बोले। इसके बाद विनय के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और फिर विनय भी मंजू के साथ लिव इन में रहता है और मंजू से कहता है कि जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक हम शादी नहीं कर सकते। जैसे ही फैसला हो जाता है हम शादी कर लेंगे। इस घटना के 6 महीने के बाद विनीता प्यारे प्यारे जुड़वे बच्चों की माँ भी बन जाती है और विनय को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। आज विनीता और विनय का आखिरी फैसला आने वाला था। कचहरी में रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। विनीता अपने माता पिता के साथ कचहरी में गई थी। रास्ते में विनय और मंजू भी मिल जाते हैं। मंजू विनीता को नीचा दिखाते हुए कहती है कि विनय, तुमने अच्छा किया कि इस गवार से पीछा छुड़ा लिया, यह तो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। तब विनीता कहती है कि कैसे इस बात को साबित करो। सच तो यह है कि विनय मेरे लायक नहीं था। विनय एक अहंकारी इंसान है। अहंकारी का तो पता निश्चित है, मगर तुम विनय की कौन लगती हो? तुम्हारा परिचय क्या है? मैं विनय के साथ रहती हूँ। विनय मुझे पसंद करता है। अच्छा, तो सिर्फ पसंद करने भर से बिना शादी के विनय के साथ रहती हो तुम? क्या हो तुम? जानती हो ना, तुम शादीशुदा हो ना, तुम अविवाहित हो। तुम क्या हो सोचो जरा। नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ। तुम विनय की रखैल हो। जिस विनय ने शादीशुदा पत्नी की कद्र नहीं की, वह तुम्हारी क्या करेगा, तुम समझ सकती हो। यह बोलते बोलते विनीता की सांस उखड़ गई थी। कचहरी का फैसला विनीता के पक्ष में आता है और नियम के मुताबिक विनय की आधी तनख्वाह विनीता के नाम हो जाती है। इस फैसले से विनीता को थोड़ी राहत मिल जाती है। वह सोचती है कि अब मैं बिना विघ्न बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ और अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकती हूँ। इधर विनीता जितने सुख चैन से जिंदगी बिता रही थी, वहीं विनय का जीवन क्रोध और कुंठा से भर चुका था। जिस विनीता पर वह अधिकार जमाता और अत्याचार करता था, वह उसके हाथ से निकलकर मानो उसे अंगूठा दिखा रही थी। वह आत्मगालीन से शर्मसार हो रहा था। अभी तलाक के कुछ ही दिन थे कि मंजू उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। मंजू ने कहा कि विनय, यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। तुम मुझे पूर्ण रूप से अपनाओ और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दो, नहीं तो मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँगी। विनय ने कहा, कुछ दिन शांत रहो, उसके बाद हम दोनों अपने माता पिता की इच्छा से शादी करेंगे। एक दिन विनीता का परिवार एक शादी समारोह में जाता है। वहाँ विनय और उसके माता पिता भी निमंत्रित होते हैं। विनय जब विनीता के पास 2 बच्चों को देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वह उसी के बच्चे हैं। वह परेशान हो जाता है तथा चीखने लगता है। कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, या मेरे बच्चे हैं, मुझे चाहिए। विनीता बोली, जो इंसान अच्छा पति नहीं हो सकता, वह किसी का पिता कैसे हो सकता है? वह अपने बच्चों को संस्कार कहाँ से देगा? जिसके पास जो रहता है वही वह अपने परिवार और समाज को देता है। तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या है? अहंकार के सिवा। विनय, अगर तुम अच्छे इंसान होते तो तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर ही नहीं जाते। विनय कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा और तुमसे अपने बच्चों को ले लूँगा। तुमसे जो बन पड़े वह तुम कर लेना। ऐसा कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। विनय विनीता के खिलाफ केस करता है पर वह हार जाता है। आज 2 साल बाद विनीता LLB पास कर चुकी है और अभी अपनी पढ़ाई जारी रखती है। और इधर विनय और मंजू में रोज ही शादी को लेकर तकरार होती है। एक दिन गुस्से में आकर विनय कहता है कि चलो अभी मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। मंजू कहती है, ऐसे नहीं, शान और शौकत से अपनी शादी करना चाहती हूँ ताकि वह विनीता देख सके कि शादी किसे कहते हैं और यह भी जान ले कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, इसके लिए तो पंडित जी से तिथि निकलवानी होगी और लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। विनय ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे यह मंजूर है। मंजू बोली। 2 साल बाद विनीता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाती है तथा उसके दूसरे दिन वह एक पत्र विनय के नाम लिखकर साथ में मिठाई देकर वह विनय के घर भेज देती है। वह पत्र में लिखती है, विनय, मैं यह पत्र तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि मैं तुमसे बड़ी अधिकारी हो गई हूँ, बल्कि इसलिए भेजा है कि दुनिया में कोई किसी से छोटा नहीं होता। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे मंजिल जरूर मिलती है, तथा दुर्भाग्य
बस कभी कभी नहीं भी मिलती है। कभी भी किसी के अच्छे कामों में कभी रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके हौसले को बढ़ाना ही चाहिए। आज मैं तुम्हारे कहने में रह जाती तो मुझे यह मंजिल कभी नहीं मिलती और तुम तक सिमट कर रह जाती। आज से तुम्हारे धन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना और अपने बच्चों की परवरिश बहुत सुंदर तरीके से कर सकती हूँ। मुझे मेरा जीवन मिल गया है। इस संघर्ष के बाद विनीता शादी ना करने की कसम खाती है और आजीवन अविवाहित रहती है। दोस्तों, लड़कियों को पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, ये कहानी सुनकर पता चल गया होगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, पढ़ो और आत्मनिर्भर बनो और दूसरों का अत्याचार सहना बंद करो।